अस्सलाम वालेकुम। हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड डिस्कस कर रहे थे और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ सॉलिड में जो हमने पहली दो टाइप्स थी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अभी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड, इसमें जो थर्ड टाइप है वो है हमारे पास डाईपोल बॉन्ड। डाईपोल बॉन्ड के अंदर वो तमाम बॉन्ड इंक्लूड हो जाएंगे जिनमें डाईपोल बनता है, यानी कि इंस्टेंटेनियस डाईपोल बॉन्ड, इंड्यूस्ड डाईपोल बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारे डाईपोल बॉन्ड इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अब इसकी मैं एग्ज़ाम्पल देने से पहले थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये क्या था। ये डाईपोल क्या है। डाईपोल, आपके पास बॉन्ड कोई सा भी हो उसके अंदर डाईपोल एग्जिस्ट करता है, चाहे वो बॉन्ड पोलर हो या वो नॉन पोलर हो, दोनों में ये डाईपोल एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस डाईपोल की जो मेजर एग्जिस्टेंस है वो इस नॉन पोलर डाईपोल के नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर होती है। नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं उनमें मेजर डाईपोल बॉन्ड जो है फोर्सेस वो अपना रोल प्ले करती हैं, और ये फिर उसमें जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ इसी के ऊपर ही डिपेंड करती हैं और जो प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर चेंज होती हैं। अब जो नॉन पोलर बॉन्ड है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसकी सराउंडिंग में है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें कंटिन्यूसली इसके इर्द गिर्द मूव करते रहते हैं, इनकी मोशन जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, ये इसकी मोशन के ड्यूरिंग मोशन ही सम टाइम कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये चेंज हो जाती है। यानी कि यहाँ पर लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन इतने रह जाएंगे और इधर इस साइड के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। अब देखें ये टोटल कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, ये 4 और 5 6 7 8 9, और ये लें जी ये इधर इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो गए। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड अप हो गए तो यहाँ पर क्या होगा कि इन्होंने इसके ऐड अप होने ने यहाँ पर डाईपोल्स क्रिएट किए हैं। अब इसमें ये जो डाईपोल इंड्यूस्ड हुआ है वो कैसे, अब देखें यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा इधर मूव कर गया, इधर कम रह गया, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है डेफिनेटली वो डिस्टर्ब हुआ। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हुआ तो यहाँ पर फिर पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। अब ये जो पार्शियल चार्जेस हैं ये क्या करेंगे, ये डाईपोल क्रिएट इन्होंने कर दिया, ये है डाईपोल। और ये आगे नेक्स्ट जो है ये डाईपोल इंड्यूस्ड भी करेंगे। लेट्स सपोज कि ये इस तरीके से, और ये परमानेंटली ये डाईपोल नहीं होगा, ये डाईपोल जो है वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। ये यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन सम टाइम डिस्टर्ब होगी, पार्शियल चार्जेस आएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे, इधर 3 रहेंगे, इधर 5, इधर 6 चले जाएंगे, इधर 4 हो सकते हैं, इधर 5 हो सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ये डिफरेंट हो सकती है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पार्शियल चार्जेस को क्रिएट करेगी। जब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर क्रिएट करेगी तो ये इसके साथ ही जो दूसरा एक और मालिक्यूल, एक और एटम पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो एटम जो है उसमें ये सेंट्रल न्यूक्लियस है और ये इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये वाले जो पार्शियल चार्जेस हैं ये इसको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से इसमें भी फिर ये वाले पोल्स क्रिएट होंगे और जस्ट लाइक दिस के ये ऑर्बिटल कुछ ऐसे की तरह डेवलप हो जाएगा। अब इसने क्या किया, इसने इसमें जो पोलैरिटी है वो इंड्यूस्ड की। अब इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर जो पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई है ये क्या है, इंड्यूस्ड डाईपोल इसमें क्रिएट हो गया।
अब ज़ाहिर बात है जब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो इसकी जो अट्रैक्शन थी वो पार्शियल पॉजिटिव की तरफ ही होगी, यानी कि इसने न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और यहाँ पर क्या ले गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो ये है इस तरीके के डिफरेंट टाइप के डाइपोल जो हैं वो इसमें क्रिएट्स होते हैं। तो अब इसकी जो एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कि ये डाइपोल और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, हमारे पास लेट्स सपोज ये F2 फ्लोरीन का मालिक्यूल है और क्लोरीन का मालिक्यूल है, ब्रोमीन वाटर मालिक्यूल है और फिर आयोडीन सॉलिड मालिक्यूल है। ये 4 हमारे पास मालिक्यूल हैं। अगर हम इनको ओवरऑल देखें तो ये न्यूट्रल है, नॉन पोलर है, ठीक है, यानी कि ये जो फ्लोरीन या क्लोरीन ब्रोमीन जो है दोनों एटम सेम हैं, तो इनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है वो जस्ट लाइक दिस, और ये ओवरऑल जो मालिक्यूल है ये पोलर मालिक्यूल नहीं है, ये नॉन पोलर मालिक्यूल है। तो हमने भी यही कहा कि नॉन पोलर मालिक्यूल के अंदर जो पोलैरिटी है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ये डाइपोल वाली। अब इसमें क्या है कि ये जो फ्लोरीन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 188 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है -34 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है 59 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है 114 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब देखें ये जो इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, -188 डिग्री सेंटीग्रेड जो है और ये 144 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तकरीबन 250 से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 300 का। ये इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है? डाइपोल मोमेंट की वजह से, जो इसके अंदर डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। एक्चुअली इसके अंदर जो डाइपोल फोर्सेस हैं जिनको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, वो वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और इसके अंदर आयोडीन के अंदर स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, यानी कि वंडरवाल फोर्सेस भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। वंडरवाल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो जितनी ये वाली फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं उसमें उतनी ही ज़्यादा वो बॉन्ड स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसमें स्टेबिलिटी जो है वो क्यों है? क्योंकि इसमें ये जो डाइपोल फोर्सेस हैं ये ज़्यादा हैं। अब ये डाइपोल फोर्सेस क्यों ज़्यादा हैं? अगर हम फ्लोरीन के देखें तो फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल है, इसके वैलेंस शेल में है 9 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके टोटल इसके पास जो फ्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन है, सॉरी वैलेंस नहीं, वो 9 इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर हम इसको देखें तो इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन है आयोडीन के अंदर वो 53 हैं। अब ये जो 53 के इलेक्ट्रॉन हैं ये स्ट्रॉन्गर डाइपोल फोर्सेस क्रिएट करेंगे एज़ कम्पेयर टू द 9 इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के पास ज़्यादा होंगे उसमें डाइपोल फोर्सेस उतनी ही स्ट्रॉन्गर होगी। इसलिए टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं। ये जो नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं ड्यू टू दिस, उसमें डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो भी इंक्रीज़ करती हैं, वो भी वैसे ही उसके साथ वो भी बढ़ती हैं। तो ये तो है इसमें डाइपोल फोर्सेस का आपके पास एक कॉन्सेप्ट है। अब इसकी जो मैंने आपको ये एग्जांपल इसीलिए ये चूज़ की है, इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल हैं नॉन पोलर की, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी नॉन पोलर होता है और उसमें भी बहुत ज़्यादा ये डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। हमारे पास जो एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल होती है जिसमें डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, उसमें होता है सॉलिड आयोडीन। सॉलिड आयोडीन ये एक फेमस एग्जांपल है इस टाइप की, जिसके अंदर इस टाइप की फोर्सेस डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। ये जो इसमें जो आयोडीन का टोटल मालिक्यूल है, अब हम इसमें आयोडीन का एटम नहीं बल्कि आयोडीन का मालिक्यूल लेंगे। आयोडीन का मालिक्यूल, दिस इज द स्ट्रक्चरली मोटिव एंड दे आर अरेंज ड्यू टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से ये अरेंज होती हैं, ठीक है, और ये सॉलिड में कन्वर्ट होती हैं। और इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इसका भी फेस सेंटर क्यूबिक ही होता है। स्ट्रक्चर इसका होता है फेस सेंटर क्यूबिक, इसकी शेप होती है। आयोडीन के मालिक्यूल जो कि नॉन पोलर होते हैं, लेकिन इसमें इंस्टेंटेनियस और डाइपोल फोर्सेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा लगती हैं और इसी वजह से इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी वो भी बहुत ज़्यादा होता है,
114 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 114 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और वो क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्गर डाइपोल फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से ही होता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड। नेक्स्ट टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो तो जो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप होती हैं उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो सॉलिड के अंदर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बल्कि सॉलिड डेवलप होते हैं। सॉलिड बनते ही हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हैं। और कौन से सॉलिड बनते हैं? आपके पास आइस जो है वो सॉलिड में होती है, और ये जो वाटर आइस में कन्वर्ट होता है ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है और वो सॉलिड की फॉर्म में बर्फ़ जो है वो हमारे पास आ जाती है। इसमें क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ये स्ट्रक्चरल मोटिफ होते हैं। ठीक है, H2O ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल मोटिफ होते हैं। मोटिफ का मतलब है जो ओवरऑल उसका आप कंसीडर करते हैं, जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। जैसे हमने मैंने आयोडीन की आपसे बात की है ना, तो आयोडीन मोटिफ का मतलब ये है कि जिस तरह ये आपके पास वो क्यूबिक फॉर्म में एक सेल हो ये वाला, तो यहाँ पर दो आयोडीन के एटम आपस में मॉलिक्यूल की फॉर्म में अटैच होंगे। ठीक है, दो ही यहाँ पर आयोडीन के, यानी हर जगह के ऊपर वो दो आयोडीन के एटम अटैच होंगे, यानी कि वो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसकी एग्जिस्टेंस होगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आयोडीन यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में सेम। ये जो हमारे पास वाटर होता है ये भी फेस सेंटर क्यूबिक होता है, और इसमें H2O जो होता है ये स्ट्रक्चरल मोटिफ होता है। ठीक है, H2O उसका स्ट्रक्चरल मोटिफ होता है, यानी कि पूरा मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो एज ए मोटिफ अरेंज उसमें एग्जिस्ट करता है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो वाटर होता है फिर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता होता है। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास जो उसकी फोर्थ टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द सॉलिड वाली। तो उसकी इसकी डेफिनेशन आपको पता है, एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, और इसमें जो है एग्जांपल वो बहुत कॉमन सी है। अब नेक्स्ट है जी फिफ्थ, वो है जी मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड हर सॉलिड में, हर मेटल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इस मेटेलिक बॉन्ड में ये इसकी एग्जिस्टेंस इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसकी जो क्योंकि ये एग्जिस्टेंस इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड ये इम्पॉर्टेंट है कि ये बनता कैसे हैं उन तमाम मेटल्स के अंदर। ये तमाम मेटल्स का ये तो पार्ट होता है, लेकिन उस मेटल में इसकी जो इसकी सर्वाइवल है वो कैसे होती है। ये जो सर्वाइवल है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो है VBT के थ्रू, MOT के थ्रू और बैंड थ्योरी के थ्रू। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो थ्योरीज़ हैं ये इसको एक्सप्लेन करती हैं। अब इसको मैं नेक्स्ट अलग से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ये एक अलग हमारा टॉपिक रहेगा। तो जो मेटेलिक बॉन्ड है इसकी डेफिनेशन आपको बेसिकली पता होनी चाहिए जस्ट। ठीक है, और बाकी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं नेक्स्ट वीलॉग के अंदर आपको बताता हूँ, डेफिनेशन और विद एग्जांपल और कौन कौन सी थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है।